ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल की सीरीज अपने यहाँ चल रही है, उस सीरीज में अपने चैप्टर नंबर 7 यानी प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं। और इस सीरीज में अपने यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से ही बना के पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का ही भाग है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह दिया गया था कि एक प्रेरक कुंडली है और उस प्रेरक कुंडली का जो स्वप्रेरक तत्व था वो 44 मिली हेनरी था। और ये प्रेरक कुंडली जो थी वो हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ जुड़ी हुई थी। और इस एसी सोर्स की जो आवृत्ति थी, जिसे मैं न्यू से दर्शा देता हूं, वो 50 हर्ट्ज थी। यहां पर हो गया इसका वीआरएमएस मान। ये क्वेश्चन नंबर 3 में था। और क्वेश्चन नंबर 4 में एक संधारित्र है, वो एसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ था। और संधारित्र की जो धारिता थी वो हमारे पास में थी 60 माइक्रोफैरड। वोल्टेज जो एसी सोर्स की थी वो हमारे पास में 110 वोल्ट थी, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज थी। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें धारा का आईआरएमएस मान पूछा गया था। क्लियर है? अब हमें यह पूछा गया है कि इन दोनों परिपथों में एल को यूज कर रहे थे उस समय और सी को यूज कर रहे हैं उस समय, अलग अलग एक संपूर्ण चक्र में अवशोषित शक्ति कितनी है, ये हमें यहां पर पूछा है। तो कहने का मतलब है कि हमें एल वाले के लिए और सी वाले के लिए एक संपूर्ण परिपथ में औसत शक्ति का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? तो अब हम यहां पर ये जानते हैं कि जब हम प्रेरक कुंडली को यूज करते हैं उस समय वोल्टेज और करंट के मध्य कलांतर होता है +π/2, यानी वोल्टेज करंट से π/2 आगे रहती है। जब हम सी को यूज करते हैं उस समय वोल्टेज और करंट के मध्य कलांतर होता है -π/2, यानी इस स्थिति में वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 कोण पीछे होती है, या हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे होती है। समझ में आ गई बात? तो L को यूज करने पर कलांतर +π/2 और C को यूज करने पर कलांतर हो गया -π/2। अब ये जो कलांतर हमें मिल रहा है इसका यूज हम करेंगे सूत्र में। जो LCR परिपथ के लिए शक्ति का औसत मान आया है वो हम यहां पर जानते हैं कि P बार बराबर होता है VRMS और IRMS, और यहां पर होता है cos फाइव, क्योंकि इस सूत्र से हम L के लिए भी शक्ति का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं, C वाले के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं और R वाले के लिए, क्योंकि फाई का मान हम यहां रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। VRMS IRMS की जगह VM IM और बटा में 2, यह भी आप यूज कर सकते हैं। अब चूंकि जब हम L को यूज कर रहे हैं तो फाई का मान अभी आपको बताया +π/2, तो P बार बराबर VRMS IRMS, यहां पर cos +π/2। जब प्रेरक कुंडली का यूज किया गया और जब संधारित्र को यूज किया जा रहा है तब कलांतर है -π/2 ये। तो अब दोनों ही स्थितियों में चाहो तो आप L को यूज कीजिए चाहे C को यूज कीजिए, कलांतर π/2 में है और प्लस माइनस में। तो इन दोनों ही स्थितियों के लिए इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 0, यानी cos +π/2 या cos -π/2, दोनों के लिए ही मान कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि cos के एंगल में अगर माइनस है तो cos समफलन होता है, तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मान जब 0 है तो यहां पूरे को हल करने पर ही आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब नेट शक्ति का जो अवशोषण होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो इसकी लैंग्वेज हम यहां लिख लेते हैं, तो आप यहां पर नोट कर लीजिए। जब परिपथ में प्रेरक कुंडली
का उपयोग किया जाता है तब वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर प्लस π/2 होता है तथा संधारित्र का उपयोग करने पर वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर, पहले वोल्टेज ले रहे हैं फिर धारा ले रहे हैं, वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर -π/2 होता है। अतः औसत शक्ति, तो ये अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये आपको लिखना है। तो हमें इन मानों की कोई आवश्यकता यहां पर हुई नहीं है, इनकी कहीं पर आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि आपके पास शक्ति का जो औसत मान का फॉर्मूला है उसमें हमें आवश्यकता पड़ी है फाई की। यदि फाई का मान 0 होता, यानी जब आर को यूज किया जाता है उस समय हमें यहाँ VRMS और IRMS की जरूरत होती, उस समय हमें इनमें जरूरत पड़ती VRMS की और IRMS की, और IRMS का मान हमने पहले इसमें ज्ञात कर लिया है। तो फिलहाल तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस बॉक्स में है, यही आपको नोट करना है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि अपने कंप्लीट हो जाता है। नोट कीजिए, फिर देखेंगे इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद।